हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 2 फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म का। गाइस, जैसे कि अगर आपको पता है तो हमारी यह लिटरेरी थियरी की पूरी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के दौरान मैं पिछले कुछ 2 या 3 वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी गाइस, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। और अगर गाइस आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद अ वेरी गुड परसेंटाइल क्वालिफाई किया है विद दिस नोट्स। और गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये नोट्स आपको भी काफी हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो गाइस, अगर आपको मेरे ये नोट्स हेल्पफुल लगते हैं और अगर आपको लगता है कि ये वर्दी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट मैसेज कीजिए और ये नोट्स गाइस अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है गाइस। और बात करें गाइस अगर हमारी लिटरेरी थियरी की, तो लिटरेरी थियरी का एक ऐसा टॉपिक है जो हमें इजीली समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता गाइस? क्योंकि थोड़ा सा थियरी बेस्ड टॉपिक है, कोई स्टोरी नहीं है इसमें। ठीक है। और फिर ये थोड़ा सा नया टॉपिक भी होता है क्योंकि अगर हम गाइस बात करें यूजी की या पीजी की तो हमने नॉर्मली और सब टॉपिक पढ़े होते हैं। ब्रिटिश इंडिया या फिर इंडियन इंडिया, ब्रिटिश पार्ट, नॉन ब्रिटिश पार्ट, ये सब टॉपिक्स हमारे लिए नॉर्मल होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच भी हम पढ़ लेते हैं। बट लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं गाइस जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमें थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। बट गाइस ट्रस्ट मी, जिस तरह से मैंने पढ़ा है ना, मुझे लगता है गाइस कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। और अगर गाइस आपको अच्छे लगते हैं मेरे नोट्स, मेरा समझाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज गाइस इस सेशन को भी शेयर कर दीजिए अपने सब फ्रेंड्स के साथ। ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस आज फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फेमिनिन एंड सोशलाइजेशन। गाइस, टोरिल मोई इज अ वेरी फेमस theorist, feminist theorist. In one of her essay she published in the Feminist Reader. गाइस, टोरिल मोई का बहुत ही फेमस वर्क है फेमिनिस्ट रीडर। उसमें उन्होंने क्या कहा है आइए देख लेते हैं। उन्होंने 3 टर्म्स को कॉइन किया है, फेमिनिस्ट, फीमेल और फेमिनिन। गाइस, तीनों ही फीमेल से या हम कहें फेमिनिन से रिलेटेड टर्म्स ही हैं। तो फर्स्ट टर्म है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट की बात करें, पॉलिटिकल पोजीशन और वुमेन सपोर्टर। कोई भी पर्सन, वो मेन और वुमेन दोनों हो सकता है, जो भी फीमेल राइट्स की बात करे, फीमेल बेटरमेंट की बात करे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट, जो फीमेल को सपोर्ट करे। ठीक है। देन फीमेल, अ मैटर ऑफ बायोलॉजी, एनीवन हु फील female identity or feminine, like it can be a person who, it can be a man also. अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसे बिंदी लगाना, सजना संवरना, नेल पेंट लगाना पसंद है, तो हम क्या कहेंगे? अ मैटर ऑफ बायोलॉजी। मतलब वो भले ही से एक दूसरी जेंडर में है, मेल जेंडर में, बट वो अंदर से क्या है? फीमेल है। देन फेमिनिन, इट इज अ सेट ऑफ कल्चरली डिफाइंड कैरेक्टर्स। जैसे हम एसोसिएट करते हैं फेमिनिन के साथ कि वो सॉफ्ट होनी चाहिए, डेलिकेट होनी चाहिए, उसकी आवाज पतली होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। देन these are female qualities also we can say. Then Toril Moy is concerned with how the feminine as a form of socialization is represented in literature. Toril Moy का कहना था कि फीमेल्स को या फेमिनिन को किस तरह से जो हमारा कल्चर है, हमारी लिटरेचर है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन, कि वुमेन्स की क्या आइडेंटिटी है। अगर हम बात करें लिटरेचर की, सोसाइटी की, वुमेन्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है। नाउ जूडिथ बटलर, ही इज ऑल्सो एन फेमस फीमेल थियरिस्ट। शी आर्ग्यूज दैट व्हाई वी अटैच टू certain social construct which shouldn't be done. तो गाइस, जूडिथ बटलर एक ऐसी थियरिस्ट थी जो कहती थी कि हम सेक्स को और जेंडर को एक साथ जोड़कर क्यों देखते हैं। सेक्स होता है
कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स को जो रिप्रेजेंट करता है। बट गाइस जेंडर होता है जो हम फील करते हैं। जेंडर, एक लड़का भी एक लड़की वाली फीलिंग रख सकता है और एक लड़की भी एक लड़के की तरह सोच सकती है, एक लड़के की तरह अपने आप को देख सकती है, वो होता है जेंडर। तो इनका कहना था कि इन दोनों को सेपरेट करना चाहिए और किसी व्यक्ति को सेक्स के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए। ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ इन ऑर्लैंडो ब्रेक दैट सोशल कॉन्स्ट्रक्ट वेरी वेल। वर्जीनिया वुल्फ का गाइस ऑर्लैंडो एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। ठीक है, उससे क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कहीं से भी यूट्यूब से, गूगल से, टेलीग्राम से इसकी समरी जरूर करिए। ठीक है, तो इस जो ये नॉवेल है जो वर्जीनिया वुल्फ का, उन्होंने ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट को तोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश की है। इसमें जो कैरेक्टर होता है वो लड़की का रोल भी प्ले करता है और आफ्टर दैट ही अर्लियर ही वाज अ मैन एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड ऑल ही बिकेम द फीमेल। एंड वो फेस करता है कि कैसे कि फीमेल होने की वजह से उसके वर्क को किस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, और पहले जब वो मेल था उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उसके वर्क को वो इम्पोर्टेंस मिलती थी, वो लीडरशिप मिलती थी, जो एज अ फीमेल आफ्टर बिकेम अ फीमेल ही वॉन्ट गेट। तो गाइस ये कॉन्स्ट्रक्ट, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। Doril Moy, female critic, argues that if we wanted to praise the female qualities, then why it only her beauty or loyalty, chastity? We note other traits. Why not other traits like love, bravery, courage, wit, are virtuous? This is myth making it social cultural construct, not biological construct. मतलब गर्ल्स की जब भी बात की जाती है, फीमेल्स की तब भी बात की जाती है, तो उनकी ब्यूटी, उनकी चेस्टिसिटी, ठीक है, इन सब की बात की जाती है, जबकि इनके अलग भी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उनके साथ भी वुमेन्स को जोड़ के क्यों नहीं दिखा जाता है। जैसे कि ब्यूटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कंस्ट्रेंट, बट शी कैन लव, शी कैन बी विटी पर्सन, शी कैन बी वेरी माइंड ब्लोइंग, वेरी ब्रिलियंट, she can be a scholar person, she can be brave, she can be courageous. So these kind of traits must also accept or connect with female the way we connect with male. Okay, अगर एक फीमेल डम्ब हो सकती है तो एक मेल भी डम्ब हो सकता है। ठीक है, अगर एक फीमेल कावर्ड हो सकती है तो एक मेल भी कावर्ड हो सकता है। तो वी शुडंट बायस इन दैट, वी शुड एक्सेप्ट male and female in a non-biased manner. Okay, guys. If a girl wanted to break marriage institutions, or if the male extramarital affair, then what kind of punishment they face? Guys, ये बात हम सब जानते हैं कि it is okay if a man having affair other than marriage, but अगर यही काम एक गर्ल करे, एक वुमेन करे, तो सोसाइटी उसे अच्छा नहीं समझती, उसे जज करती है। तो गाइस अगर एक मैन को ये फ्रीडम है टू हैव एन अफेयर, देन इट शुड बी आल्सो एक्सेप्टेड टू अ गर्ल, टू अ वुमेन आल्सो। और अगर एक मैन को वो अलाउ नहीं है टू हैव एन अफेयर अदर देन हिज मैरिज, तो एक वुमेन को भी नहीं होना चाहिए। वी शुडंट बायस हियर, but it is okay in normal life. We know with men when they did the same, it is okay. We all like normally are, we know in our society, and the elders said it is okay to a man but it is not okay to a woman. So we shouldn't be biased, we shouldn't set the different narratives for two different persons. In 19th century, novels focuses was laid on female character choice of marriage rather than on their education and profession, because marriage as a social symbol was the norm, because women can't take care of themselves. अब अगर हम विक्टोरियन एरा की बात करें, जैसे जेन ऑस्टिन के नॉवेल है, कई ज्यादातर वो अगर हम बात करें तो वुमेन्स की जो मेन वर्च्यू है वो होती है कि उसे ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसे मैनर्सफुल होना चाहिए, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैरिज सबसे मेन आती है कि उसके इर्द गिर्द लड़कों को, कि वो अगर मैरिज की एज की हो गई तो उसके लिए सुटेबल बॉय ढूंढना शुरू कर देते हैं घर वाले। उसको कहा जाता है कि प्रॉपरली बिहेव करो सो दैट यू कैन बी अ नोबल लेडी,
but why would they wanted to be her a noble lady? Why would they don't wanted to be him a brave girl, a knight, a leader of something? Okay, so guys, these social symbols, because marriage in early times is a social symbol for a man. Marriage is a social symbol for a girl. Okay, but it is okay when it comes to boy. He can do anything, whatever he wants. He wanted to marry, it's okay. If he wanted to make an affair other than his marriage, it is also okay. So guys, this is the biasness we faced in earlier time. Even in nowadays, not even earlier time, we all knew that in that practices happen. So some men need to protect her to look after, और वुमेन्स को माना जाता है कि she can't take care of herself. तो कोई व्यक्ति, कोई मैन चाहिए उसको who can take care of her. Okay guys. Now feminism of 1970s patriarchy. Patriarchy when male dominated society and women has to follow whatever men decided. मतलब पेट्रियार्की का मतलब होता है कि कुछ भी जो पुरुष प्रधान समाज डिसाइड करता है, महिलाओं को उसे फॉलो करना पड़ता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनीथिंग शी हैज टू फॉलो. So it is the cultural mindset in men and women that perpetuates gender inequality. और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जब ये माइंडसेट हमारा बढ़ता है, इस तरह से हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है, तो ये इन द एंड क्या बन जाता है? जेंडर इनइक्वलिटी बन जाता है. आई होप गाइस मैं आपको जितना भी समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, आपको समझ आ रहा होगा. अगर गाइस आपको समझ आ रहा है तो प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिए और मुझे मैसेज करिए कि हाँ मैम मुझे समझ आ रहा है, या फिर जो भी आपकी व्यूज है अबाउट दिस लेक्चर, अबाउट मी. पेट्रियार्की इज अ स्ट्रक्चर. In 1960, feminist criticism wanted to break the structure of patriarchy. When guys, women realized their own identity, when women became educated, okay, when women became scholar, उन्हें realize हुआ कि patriarchy ने हमें किस तरह दबाया हुआ है, और this is the time of equality. Okay, 1980 there undergoes changes. Then guys, different revolutions हुए, movements हुए, and women became aware of these, and then she realizes that how she suppressed by patriarchy society. कि जब तरह तरह के मूवमेंट्स आए, वो तरह तरह के मूवमेंट से वो इंट्रोड्यूस हुई, जैसे मार्क्सिज्म है, फॉर्मलिज्म है, कल्चरल स्टडीज है, ठीक है, फेमिनिज्म है. तो फीमेल्स ने रियलाइज किया, या फिर जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो फीमेल्स ने रियलाइज किया कि उनकी खुद की आइडेंटिटी होना और उनका खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होना और उसे एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है. ठीक है. फोकस शिफ्टेड फ्रॉम मेल टू फीमेल एक्सपीरियंस, और तब फीमेल्स ने अपने बारे में लिखना शुरू किया कि फीमेल्स क्या फील करती है. फीमेल्स ने एक्सप्रेस किया कि क्यों एक फीमेल के बारे में अभी तक एक मेल ही लिखता आ रहा है, जबकि एक मेल नहीं फील कर सकता कि जिस तरह से एक फीमेल फील करती है. तो अगर एक फीमेल के बारे में लिखना है, अगर तो एक फीमेल ही उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकती है, क्योंकि वो उस फीलिंग को, उस इमोशन को, उस एक्सपीरियंस को फेस कर रही है, फील कर रही है. ठीक है. तो इस तरह से हमारा जो पूरा अगर हम बात करें, फोकस शिफ्ट हो गया मेल से फीमेल एक्सपीरियंसेस पे, आइडियोलॉजी पे, पर्सपेक्टिव पे. देन greatly focused to establish a separate literary canon for women writings. और फेमिनिस्ट क्रिटिक्स और फेमिनिस्ट जो थियरीज थी, वो चाहती थी कि बिल्कुल गायनो क्रिटिसिज्म करके एक सेपरेट लिटरेरी कैनन बने, जिसमें कि राइटर भी वुमेन हो, पढ़ने वाले भी वुमेन हो. ठीक है. एक्सप्रेशंस वगैरह, मतलब वुमेन्स के लिए, वुमेन जैसे हम डेमोक्रेसी में कहते हैं टू पीपुल, फॉर पीपुल, बाय पीपुल, तो इन दैट वे टू वुमेन, by women, for women, we could say. Okay. In history, always the class gain more power and create rules, and then they wanted to normalize these rules as well. So guys, मैं बार बार ही आपको बोलती आई हूँ कि हिस्ट्री में हम हमेशा देखते आए हैं कि एक जो रूलिंग पार्टी होती है वो डोमिनेट करती है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप करती है खुद के अकॉर्डिंग.
ताकि वह अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए अपने अकॉर्डिंग रूल सेट करती है। और जो सबऑर्डिनेट क्लास है, अगर हम मेल सोसाइटी की बात करें तो फीमेल सोसाइटी के लिए उन्होंने अपने खुद ने नॉर्म सेट किए हुए हैं और वो उन्हें फॉलो करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से वो अपनी पावर को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। और वो उन रूल्स को नॉर्मलाइज करने के लिए अपने लिटरेचर में भी उसी तरह का नैरेटिव सेट करते हैं कि किस तरह से वुमेन्स को अगर फोटो भी दिखाई जाएगी बुक्स में तो घर का काम करते हुए या अपने बच्चों को संभालते हुए। क्यों क्यों जरूरी है कि वुमेन घर का काम करे? वुमेन्स भी बाहर जाकर जो मैरिज कर रहे हैं वो कर सकती है, लेकिन वो इस तरह का नैरेटिव आगे तक के लिए सेट करना चाहते हैं कि कोई इस बात को ऑब्जेक्शन ना कर सके और उनकी माइंड की जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके से हो सके कि अच्छा हाँ, हमारे लिटरेचर में यही है और हमें यही करना है, ठीक है। ये पावर उनको कंट्रोल करने का, फीमेल्स को कंट्रोल करने का एक तरीका है। अब गाइस जितनी भी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स और फेमिनिस्ट थियरिस्ट हुई है, इसका पहले तो लाइफ ड्यूरेशन की बात करें तो 1970 टू प्रेजेंट है, ठीक है गाइस। और मोस्ट फेमस थियरिस्ट और फेमस राइटर्स आर, सबसे पहले गाइस मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट 1792, गाइस शी इज मैरी शेली हु इज द वाइफ ऑफ पीवी शेली, जिन्होंने सबसे पहले लिखा अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। गाइस ये वुमन है पीछे, ठीक है। सबसे पहला वर्क था जिसने, जब एक वुमेन ने अपने बारे में लिखा वुमेन क्या सोचती है। देन गाइस वर्जीनिया वुल्फ, शी रोट 1929 अ रूम ऑफ वंस ओन। ये वंस है, अ रूम ऑफ वंस ओन और ऑरलैंडो, ठीक है। उसके बाद सिमोन दे ब्योर, उन्होंने 1949 में द सेकंड सेक्स और द फेमिनिस्ट रीडर गाइनोक्रिटिसिज्म, द सेकंड सेक्स को कॉइन किया। देन टोरिल मोई ने गाइस द फेमिनिस्ट रीडर लिखी। एलन शोवोल्टर ने गाइनोक्रिटिसिज्म टर्म को कॉइन की। देन हेलेन शिजुअस 1975 में उन्होंने द लॉ ऑफ मेडुसा ये वर्क लिखा। देन गाइस जूलिया क्रिस्टेवा, इन्होंने द सिस्टम एंड स्पीकिंग सब्जेक्ट ये वर्क लिखा। देन केट मिलेट ने 1969 में सेक्सुअल पॉलिटिक्स करके वर्क लिखा। देन जेनेट विंटरसन का ऑरेंजेस आर नॉट द ओनली फ्रूट्स, गाइस ये भी बहुत फेमस वर्क है, एनएफटी टॉपिक है, नेट फेवरेट टॉपिक, यूजीसी नेट में इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप गाइस जरूर कीजिएगा इसको। देन जूडिथ बटलर, उनका जेंडर ट्रबल, ये भी बहुत फेमस वर्क है उनका। देन गाइस जैन कैलब का 1982 में फेमिनिज्म एंड साइको एनालिसिस ये वर्क है। देन गाइस बॉनी जिमरमैन, उनका वर्क व्हाट हैज नेवर बीन एन इंटरेक्शन। देन एन कॉइडेट का है 1973 द वुमेन आइडेंटिफाइड वुमेन, मतलब एक वुमेन ही वुमेन को आइडेंटिफाई कर सकती है, एक वुमेन की फीलिंग एक वुमेन ही समझ सकती है। देन गाइस पॉलिना पामर also theories. Other women writers are and their works are The Color Purple published in 1982 by Alice Walker, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गाइस। Then Anna Karenina 1878 by Leo Tolstoy, he is also a feminist work guys। तो आप जितने भी मैंने गाइस मेंशन किए हैं, द कलर पर्पल, एना कैरेनिना, ऑरलैंडो और द रूम ऑफ वंस ओन एंड विंडिकेशन ऑफ वुमेन राइट्स, ये सब बहुत ही फेमस वर्क है और इनसे बार बार क्वेश्चन इनकी क्रोनोलॉजी पे भी आते हैं कि कौन सा वर्क किस राइटर का है। राइट, मैं इनके बाद जो पार्ट लाऊंगी उसमें मैंने जो अभी तक तो कवर किए हैं, एक तो पहला किया मैंने कवर, पहला कौन सा किया था, ये तो एक फेमिनिज्म किया। इससे पहले जो मैंने पार्ट किया था गाइस, उन दोनों के मैं एमसीक्यूज लाऊंगी, ठीक है। तो पार्ट 3 में मैं इन दोनों के इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और पहले बने हैं वो सेशन लाऊंगी मैं। तो आज के सेशन को गाइस यही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको गाइस सेशन पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।